हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है रेड। ये उन 400 औरतों की सच्ची कहानी है जिन्हें इस बात के लिए मारा गया क्योंकि वो बस जापानीज नहीं थी। तो कहानी शुरू होती है एक होटल से जहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं, जिनमें से कुछ सैनिक भी हैं जो अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उन्हीं में से एक वेटरन सोल्जर अपने दोस्तों से कहता है कि जापानीज आर्मी कभी भी अमेरिका से जंग जीत नहीं सकती, वो क्या कोई और देश कभी ऐसा नहीं कर सकता। और तभी एक जोरदार धमाका होता है जिससे पूरा होटल गूंज उठता है। एक सैनिक भागते हुए आता है और सबको बताता है कि जापानीज आर्मी हमारे देश में घुस चुकी है, इसलिए सभी को अब चौकन्ना रहना होगा। अब जितने भी बच्चे या फिर औरतें थे उन्हें जल्दी से पास खड़े शिप में बैठाया जाता है और साथ में कुछ लाइफ जैकेट भी दी जाती है। दरअसल ये शिप शहर से दूर जा रहा था जहाँ वो औरतें और बच्चे सेफ रहेंगे। फिर जितने सैनिक होटल में मौजूद थे उन्हें फौरन बॉर्डर बुला लिया जाता है। सभी लोग डरे हुए हैं और इसी तरह से आज की रात बीत जाती है। लेकिन अगली सुबह उस शिप पर बैठी कुछ औरतों के लिए आखिरी सुबह होने वाली थी, क्योंकि जापानीज आर्मी जेट से उस शिप पर हमला कर देती है, जिससे कई सारे बच्चे और औरतें मारे जाते हैं। कुछ पानी में कूद जाती है और उन्हें लाइफ बोट से बचा लिया जाता है, लेकिन आधे से ज्यादा मारी जाती हैं। इन्हीं में से हम 3 औरतों को देखते हैं, जो कि थी रोजमेरी, एक ऑस्ट्रेलियन नर्स सुजैन और एक अमेरिकन सिटीजन एड्रियानी। अब इन तीनों को किसी बोट पर जगह नहीं मिलती, इसलिए वो ऐसे ही पानी में तैरती रहती हैं। अब वो कई दिनों तक ऐसी लहरों के साथ तैरते हुए एक जापानीज आइलैंड पर पहुंच जाती है, जहाँ के जंगल में बहुत ही ज्यादा कीचड़ था, सूखी जमीन का कोई नामो निशान नहीं था। पर ये फिर भी जैसे तैसे करके आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि इन्हें अपनी जान बचानी है। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक रोड दिखाई देता है जहाँ पर जापानीज आर्मी की टोली आ रही थी। अब कार से एक आर्मी सीनियर बाहर निकलता है जिसका नाम था जकार्ता। वो इन लोगों को लिफ्ट देकर एक छोटे टाउन तक पहुंचा देता है। अब बीच रास्ते में एंड्रियान उस ऑफिसर से कहती है कि आप लोगों ने उस शिप पर हमला करके अच्छा नहीं करा, उसमें कितनी मासूम बच्चे और औरतें की जान चली गई, ये सब जेनेवा लॉ के अगेंस्ट है। लेकिन वो उसे बताता है कि जापान ने ऐसे किसी पेपर पर आज तक कोई साइन नहीं करा और ना ही आगे करेगा। अब कोई भी लॉ नहीं मानते हैं। और ये बोलकर वो उसे टाउन में छोड़कर चला जाता है, जहाँ पर कुछ आर्मी सोल्जर को देखते हैं जो तीनों को घसीटते हुए एक दूसरी जगह ले जाते हैं, जहाँ का मंजर देख के तीनों को पता चल जाता है कि वो इस सफर में अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ न जाने कितने लोगों के परिवार शामिल है। तो दोस्तों, जापानीज आर्मी ने असल में जितने भी लोग शिप से कूदे थे सभी को पकड़ लिया था और अब उन्हें बंदी बना लिया गया था और एक ऐसी जगह पर रखा गया था जहाँ न खाने को खाना है और ना ही पीने को पानी, बस है तो कभी ना खत्म होने वाला अत्याचार जो अभी औरतें सहने वाली हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ से कहानी का प्लॉट शुरू होता है, जिसे शायद हर कोई ना देख पाए। अब इन औरतों को कैंप में ले जाया जाता है, जिसे असल में जापानीज आर्मी ने खास कर दूसरे देशों के लोगों के लिए बनाया था। वहाँ एंड्रियान देखती है कि कई और देशों की भी औरतें मौजूद जिन्हें बुरी तरह से रखा हुआ है। अब ये लोग वहाँ पे वो दिन तो जैसे तैसे गुजारते हैं, पर सुबह होते ही इन पर अत्याचार होना शुरू हो जाता है। सभी को बाहर एक साथ खड़ा किया जाता है, जिसके बाद वहाँ के कर्नल आते हैं, तो सभी को झुकने को कहते हैं क्योंकि अब जापान का नेशनल एंथम बजने वाला था। लेकिन एक लेडी एक सवाल पूछती है, पर उससे पहले उसे एक सैनिक मार कर गिरा देता है कि वहाँ पर किसी को भी कुछ बोलने की आजादी नहीं थी। और उसे मार खाते हुए देख कर सभी समझ जाते हैं, इसलिए एक करके सभी लोग अपना सर नीचे झुका लेते हैं। इसके बाद नेशनल एंथम प्ले किया जाता है और सभी को बताया जाता है कि आज से तुम हमारे गुलाम हो, तुम्हारे देश ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है और अब तुम्हारे ऊपर वही अत्याचार होने वाला है, इसलिए तुमसे जो भी कहा जाए वो बिना सोचे समझे करना होगा। अब इसके बाद वहाँ पर एक कूड़ा फेंकने वाली ट्रक आती है, जिसमें वो बचा हुआ खाना था जो जापान के लोगों ने फेंक दिया था या फिर सड़ चुका था, वो इन औरतों के सामने फेंक दिया जाता है और कहा जाता है कि इसे खाओ। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो खाना उन्हें खाना पड़ता है, क्योंकि इनके अत्याचार से क्या पता वो बच भी जाए, पर भूख से नहीं बच सकते। उस दिन के बाद इनके साथ और भी बुरा बर्ताव होना शुरू हो जाता है। इन लोगों से कड़ी धूप में मजदूरी करवाई जाती है, सैनिकों के लिए पानी भरवाया जाता है और उन्हें नहलाने को भी कहा जाता है। औरतों को ये सब सही नहीं लगता, पर उन्हें जबरदस्ती ये सब करवाया जाता है। अब कुछ औरतें वहाँ थी जो बीमार हो गई थी, पर उनसे भी जबरदस्ती काम करवाया जाता है, चाहे वो मर ही क्यों न जाए। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर योद्धा माँ होती है, और माँ तो एक औरत ही होती है जो देखने में भले ही कमजोर लगती हो, लेकिन हर मुश्किलें झेल सकती है। ये सारी औरतें भी कुछ इस तरह से हर रोज लड़ रही थी, पर हार नहीं मान रही थी। सभी एक दूसरे से दोस्ती कर लेती और हमेशा साथ रहने का वादा करती है, ताकि उनकी हिम्मत बनी रहे। वे एक दिन रोजमेरी को वहाँ पर रहने वाली एक औरत से पता चलता है कि इस कैंप से थोड़ी ही दूर पर आदमियों का कैंप है, जहाँ पे शायद उसके पति को रखा गया हो और हो सकता है कि वो आगे जाकर उसे मिल सके। और ये सुनकर वो काफी खुश हो कि चलो कोई तो अच्छा काम हुआ। अब इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं और थोड़े दिन तक सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन एक लेडी बीमार हो जाती है, जिसका इलाज करने एक जर्मन डॉक्टर आती है और बताती है कि इस औरत को मलेरिया हो गया है। अब ये सुनकर सबको नॉर्मल लगता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये बीमारी एक एक करके बहुत सी औरतों को होने लगती है।
अब यहाँ कैंप पे इन्हें प्रॉपर दवाइयाँ तो मिल नहीं पाती, इसलिए धीरे धीरे औरतों की मौत होने लगती है। पर उन्हें दफनाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें काट कर उस कैंप में भेज दिया जाता है जहाँ पर आदमियों को कैद किया गया था, और उनसे झूठ बोला जाता है कि ये जानवरों का मांस है, इसे खा लो। अब एक दिन मिसेस रॉबर्ट को भी ये बीमारी अपने कब्जे में ले ली थी और उन्होंने ये सबको साथ लाने की मुहिम शुरू करी थी, और आज जब सब साथ हैं तो वो बीमार हो गई है। उन्हें ऐसी हालत में देखकर एंडियान, रोजमेरी और बहुत सी औरतें उनका बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन उन्हें मेडिसिन की जरूरत थी जो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। अब ये देखकर कुछ औरतें अपनी जूलरी जापानीज सोल्जर को भेज देती हैं जिससे उन्हें कुछ दवाइयाँ मिल सके, लेकिन इन दवाइयों से कुछ असर नहीं होता। इनकी ऐसी हालत देखकर एक दिन एक कोरियन विंग नाम की औरत रात में दवाइयाँ लेने के लिए चुपके से बाहर जाती है, पर उसी दौरान सैनिकों को पता चल जाता है कि कोई तो बाहर गया है। वो कैंप के चारों तरफ खोजबीन करना शुरू करते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता क्योंकि विंग बड़ी ही चालाकी से अंदर आ गई थी। लेकिन शायद उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। वो रात तो गुजर जाती है, लेकिन अगले दिन कर्नल और मेजर सभी को बाहर बुलाते हैं और एक साथ खड़े होने को कहते हैं, जिसके बाद विंग को बुलाया जाता है और उसे पूछा जाता है कि वो कल रात कहाँ थी। अपने सफाई में कहती है कि सर मैं तो कैंप में ही मौजूद थी, लेकिन कर्नल को पता था कि सच क्या है, इसलिए वो अपने एक सैनिक को कहकर उस पर तेल डलवा देते हैं और फिर सबके सामने उसे आग से जला देते हैं। इसलिए वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो उसकी मदद के लिए आगे आ सके। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका भी यही हाल होगा, इसलिए सब लोग विंग को जलते हुए देखते रहते हैं और कुछ ही देर में उसकी बेदर्दी से मौत हो जाती है। उसकी यही गलती थी कि उसने एक औरत की मदद करने की कोशिश करी। इसके बाद एक लेडी आकर जापानीज से विनती करती है कि वो चाहती है कि विंग की बॉडी को सही से दफना दिया जाए, इसलिए वो उन्हें इस चीज की परमिशन दे देते हैं। तो सारे लोग उसे ले जाकर जंगल में दफन कर देते हैं। इस हादसे के बाद कई दिनों तक कैंप में सन्नाटा छाया रहता है, लेकिन एक दिन एंडियान कुछ गुनगुना रही होती है कि तभी उसे ऐसा करते हुए डेजी नाम की लेडी सुन लेती है और फिर दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये उनके बीच हर चीज अलग थी, उनका धर्म, उनका नाम, उनके बोलने का तरीका, लेकिन एक चीज थी जो कॉमन थी, वो था आर्ट, जो दोनों को ही पसंद था, जिसकी वो रेस्पेक्ट करती थी। इसलिए वो फैसला करती है कि वो एक ऑर्केस्ट्रा बैंड बनाएंगे जिसे सुनकर यहाँ की औरतों को थोड़ा सुकून मिल सके। इस नरक में वो दोनों अपनी डायरी में एक म्यूजिकल नोट लिखना शुरू करती हैं। कुछ दिनों बाद वो उसी नोट को सभी औरतों को दिखाती हैं और उन्हें बताती हैं कि हमें एक बैंड बना है, अगर आप चाहें तो इसमें आ सकती हैं। कई सारी औरतें बहुत ही खुश होती हैं ये सुनकर और फौरन हाँ कर देती हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नया चाहिए था अपनी दर्द भरी जिंदगी में। लेकिन कुछ औरतें अभी भी थी जिन्हें विंग की मौत जैसा डर था। उनका कहना था कि अगर जापानीज को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम दोनों को नहीं बल्कि पूरे बैंड वाले को आग लगा देंगे। लेकिन एंडी और डेजी को ये करना था। अब यहाँ एक सीन आएगा जो आपको यकीन करने पे मजबूर कर देगा कि इंसान दिल से साफ होना चाहिए, भले ही वो किसी धर्म या जाति का क्यों ना हो। मिसेस रॉबर्ट दो दूसरे कास्ट वाली लड़कियों को देखती है जो अपनी बेटी से कहती है कि बेटा वो एंडी उनके पास क्यों गई, क्या वो उन्हें भी अपने ग्रुप में शामिल करेगी, अगर ऐसा है तो मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। तो उसकी बेटी अपनी माँ को बताती है कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले आपकी तबीयत कितनी खराब थी, तब आपकी जान बचाने के लिए विंग ने फेंसिंग को पार करके आपके लिए दवाइयाँ ला थी। और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो एक नीचे कास्ट की औरत थी। अब ये सुनकर मिसेस रॉबर्ट समझ जाती हैं कि वो कितनी ज्यादा गलत थी, उन्हें अपनी ये सोच बदलनी चाहिए, इसलिए फौरन ऊपर वाले से माफी मांगती हैं। वेल नेक्स्ट डे अब सभी औरतें ऑर्केस्ट्रा की ट्रेनिंग करने लगती हैं। थोड़ी देर तक सब कुछ सही रहता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर जापानीज सोल्जर आ जाते हैं और उन्हें बहुत मारते हैं और ये सब बंद करने को कहते हैं। तभी वहाँ वही जर्मन डॉक्टर भी आती है जो उनसे ये तमाशा बंद करने को कहती है, लेकिन एंडियन कहती है कि ये कोई तमाशा नहीं है, ये बस हम खुद को खुश रखने के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ से वो औरतें कुछ छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ जाती हैं और फिर अलग अलग टाइम पर ट्रेनिंग करती हैं। ऐसे में उन्हें जापानीज पकड़ नहीं पाएंगे। इसके बाद सभी खुशी खुशी ऑर्केस्ट्रा प्ले करने लगती हैं और देखते ही देखते उसमें और भी औरतें जुड़ने लगती हैं। लेकिन एक दिन सार्जेंट कैंप में आकर सभी को मारने लगते हैं। देन वो डेजी के हाथ में एक लिस्ट देता है जिसमें यंग और ब्यूटीफुल लेडीज के नाम लिखे थे। उन्हें फौरन तैयार होने को कहा जाता है, जिसके बाद वो उन सारी लड़कियों को एक ट्रक में बैठाकर आर्मी के हेड ऑफिसर के घर लाते हैं और सभी को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि जिन जिन औरतों को अच्छे कपड़े, अच्छे पैसे, अच्छा खाना चाहिए वो इधर आकर खड़ी हो जाए, क्योंकि वो अब से आर्मी हेड की मिस्ट्रेस है, यानी कि नौकरानी है और उन्हें उनकी सेवा करनी होगी। पहले तो कोई सामने नहीं आता, लेकिन फिर एक एक करके लड़कियां आगे आने लगती है। बाकी औरतें उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं, लेकिन उन औरतों का कहना था जंग ऐसे ही चलती रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी और वो ऐसे दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहती, इसलिए जो उनके बचे हुए दिन है वो उसे थोड़े आराम से जीना चाहती है। इन कुछ औरतें अभी भी आगे नहीं आती। उनका मानना था कि वो हमेशा अपने हस्बैंड की रहेंगी, जिसके बाद उन्हें कैंप वापस भेज दिया जाता है। कई साल बीत जाते हैं और जंग अभी भी कायम थी,
लोग आपस में लड़ रहे थे यहाँ के लोग अपनी जिंदगियों से जूझ रहे थे और बहुत सी औरतें अपना दम भी तोड़ चुकी थी। अब एक दिन सुजैन गलती से उसी जर्मन डॉक्टर के रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो डॉक्टर एक मरी हुई औरत के मुंह से एक सोने का दांत को निकाल रही है। ये सब देख के सुजैन को गलत लगता है, पर डॉक्टर का कहना था कि ये दांत अब इस लेडी के किसी काम का नहीं है, लेकिन ये मेरे और तुम्हारे काफी काम आ सकता है। इसे हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं जिससे ये इलाज हो सके। यहाँ सुजैन को समझ आता है कि ये जर्मन लेडी भी उन्हीं की तरह है, यहाँ पर एक कैदी है, लेकिन ये बस एक डॉक्टर है। जर्मन लेडी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी ये काम सीख लो ताकि मेरे बाद तुम अपने लोगों की मदद कर सको। सुजैन भी उसके कामों में रुचि दिखाने लगती है। अब एक रात जब एड्रियान वॉशरूम से लौट रही होती है, भी एक जापानीज सैनिक आकर उससे बदतमीजी करने लगता है, जिसके जवाब में एड्रियान उसे 30 से घूसा मारती है। लेकिन तब तक वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जब एड्रियान की सुबह होती है तो वो खुद को एक पिंजरे में बंधा हुआ पाती है। इसी बीच वहाँ पर मेजर आता है जो उसे कल रात के बारे में पूछता है। सच सच बताने लगती है, लेकिन असल में सैनिकों ने मेजर को एड्रियान के बारे में गलत बताया था। इसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए वो उसे बहुत मारते हैं और वहीं छोड़ देते हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर कैंप की सारी औरतें कर्नल के पास जाती हैं एड्रियान की जिंदगी की भीख मांगने, लेकिन कर्नल उनकी बातों पर कुछ ज्यादा गौर नहीं करते, जिस वजह से एक लेडी कहती है कि आप में और मेजर में कुछ खास फर्क नहीं है, आप भी उन्हीं की तरह क्रूर किस्म के इंसान हैं। तो कर्नल कहता है कि ठीक है, मैं ऑर्डर दे दूंगा उसे छोड़ने का। जिसके बाद एड्रियान वापस कैंप में आ जाती है और उसी रात सभी औरतें इकट्ठा होकर पहला ऑर्केस्ट्रा बैंड प्ले करती हैं और उसे सुनकर सभी सैनिक बाहर आ जाते हैं, यहाँ तक कि कर्नल भी। लेकिन कोई आगे आकर उन औरतों को नहीं रोकता और सभी उस मधुर आवाज में खो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि बीहड़ जमीन में कोई फूल उग गया हो। सभी उस आवाज में खो जाते हैं और आखिर में उनके लिए तालियां भी बजाते हैं। चीज हमें दिखाती है कि कोई भी देश का नागरिक जंग नहीं चाहता है, क्योंकि जंग सिर्फ लोगों की जान लेती है, लेकिन कुछ पावरफुल लोग हैं जो अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं। अब एक दिन सभी को बाहर बुलाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि जापान सारी जंग जीत रहा है और अब ऑस्ट्रेलिया भी उनके साथ मिला है। इसके बाद सुनकर सुजैन मन ही मन कुछ बोलती है, जिसे कि मेजर सुन लेता है और वो उसे सामने बुलाकर वही बात दोबारा कहने को बोलता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती तो मेजर उसे सजा देता है जो कुछ इस तरह की होती है। उसके आसपास कुछ नुकीले हथियार लगा दिए जाते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी नीचे झुकी तो वो कीले उसके शरीर में घुस जाएंगी। सुजैन पूरी रात वैसे ही बैठी रहती है, वो जरा से भी नहीं हिलती और उसकी इस हिम्मत को देखकर मेजर भी बहुत परेशान था और आखिर में वो भी हार जाता है और उसे जाने देता है। इसके बाद अब कैंप में हर रोज बैंड प्ले होने लगता है, जिससे को मेजर और कर्नल भी एंजॉय करते हैं और उन्हें गिफ्ट में सूप दिए जाते हैं, क्योंकि वो पिछले 4 सालों से सूप से नहाई नहीं थी। दिनों बाद अब इन लोगों को एक नई जगह पर शिफ्ट कराया जाता है। बीच रास्ते में उन्हें वहाँ लड़कियां भी दिख जाती हैं जिन्होंने मिस्ट्रेस बनने का फैसला किया था। वो एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनकर बैठी हुई थी और उन्हें देखकर ये लोग विश करते हैं कि काश हम भी वहाँ बैठे होते, लेकिन उन्होंने वो मौका गवा दिया। और तभी वहाँ पर रोजमेरी को उसका हस्बैंड दिख जाता है, जिसे जापानीज सोल्जर लेकर आए थे। पता चल चुका था कि अब ये लोग उसे मार डालेंगे, इसलिए वो बस उसे देखती ही रह जाती है और सोचती है कि काश वो एक बार उससे मिल पाती। लेकिन तभी उसका ट्रक वहाँ से निकल जाता है और उसकी ख्वाहिश अधूरी रह जाती है, वो पूरी तरह से टूट जाती है। औरतों को अब एक ऐसी जगह पर रहने को कहा जाता है जहाँ पर सोने को ना तो कोई चटाई थी और ना ही पीने का सही पानी। वो जगह पूरी तरह से खंडर थी, लेकिन अब उन्हें वहाँ रहना ही पड़ेगा। वहाँ पे इनको खाने के लिए कीड़े मकोड़े और सांप दिए जाते हैं, क्योंकि जापानीज आर्मी अब इन पर पैसे नहीं खर्च करना चाहती। इसी बीच रोजमेरी की तबीयत खराब होती जा रही थी, क्योंकि उसने जब से अपने हस्बैंड को देखा था वो अंदर से टूटती जा रही थी। उसने फैसला किया कि वो जीना नहीं चाहती है। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि हिम्मत मत हारो, हम जरूर बचकर यहाँ से निकलेंगे। और तभी वो डॉक्टर से उसके बारे में पूछती। डॉक्टर उसे समझाती है कि उसने मन बना लिया है कि वो ऐसी क्रूर दुनिया में नहीं जीना चाहती जहाँ उसके प्यार को समझा ना जाए। कभी गॉड हमारे साथ इंसाफ नहीं करते और बताती है कि वो बस कल तक ही जिंदा रह पाएगी। अब रोजमेरी उस रात सो जाती है और अगली सुबह उसकी आंख ही नहीं खुलती। जी हाँ दोस्तों, उसकी मौत हो चुकी थी। रोजमेरी का फ्यूनरल होता और सभी औरतों की उम्मीदें टूट चुकी थी जब वो अपनी ही साथियों को अपने सामने मरता हुआ देखती हैं। इस कैंप में अब सभी औरतों की हालत बहुत खराब हो गई थी, सभी बहुत कमजोर हो चुकी थी। लेकिन एक दिन वहाँ पर आर्मी जनरल आता है और अनाउंसमेंट करता है कि अब जंग खत्म हो चुकी है। लेडी पूछती है कि जंग में कौन जीता, तो जनरल बताता है कि कोई नहीं, हम अब दोस्त बन चुके हैं और मैं जानता हूँ कि मैंने तुम लोगों के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन अब से तुम आजाद हो। अब ये सुनते ही सभी औरतों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुशी से पागल हो जाती हैं। लेकिन उन्हें दुख भी था कि उन्होंने अपने साथियों को खो दिया है। जितने भी लोग बचे थे वो बाहर जाकर अपनी आवाज उठाएंगे और लोगों को उनके उन दिनों के बारे में बताएंगे, जिससे क्या पता उन बड़े लोगों को सजा मिल सके। यहाँ हमें एक और चीज पता चलती है कि जो ऑर्केस्ट्रा फिल्म में बजाया गया है, इस फिल्म में प्ले किया गया है, वो असल में रियल है और उसे उसी समय रिकॉर्ड किया गया था जब वो औरतें कैद थी। और आखिर में इन सभी औरतों को उनके घर भेज दिया जाता है।
कुछ आज भी जिंदा हैं जिसमें एंड्रियान है, लेकिन कुछ औरतों ने दम तोड़ दिया है। ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।